परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के वेज देख रहे हैं बेटा हम लोग। बेटा समझ लेना प्लीज, इसको मजाक में ले जाओगे तो कोई टाइम नहीं चेंज हो रहा। इधर देखो, परमानेंट हार्डनेस, शांत हो जाओ। पहला तरीका है बेटा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का, ट्रीटिंग किसके साथ, विद वॉशिंग सोडा। मतलब किसी चीज को अगर आप वॉशिंग सोडा से ट्रीट करोगे तो वो परमानेंट हार्डनेस को जो है वो रिमूव कर देगा। परमानेंट हार्डनेस किस किस की वजह से होती है, कौन बताएगा मेरे को? एक तो क्लोराइड्स की वजह से हो रही है, एक सल्फेट्स की वजह से होती है। मतलब परमानेंट हार्डनेस की जड़ है ये और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के ये दो सॉल्ट्स, जिनकी वजह से जो है हम लोगों के पास क्या एग्जिस्ट करता है, परमानेंट हार्डनेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब जैसे मान लो कहीं पे कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है और मेरे को क्या करना है, इसको रिमूव करना, कैल्शियम क्लोराइड। अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड को रिमूव कर रहा हूं तो देखो मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होगी इसकी बेटा, ये क्या बनाएगा, ध्यान से देखना यार, ये बनाएगा CaCO3 प्लस NaCl, और ये क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट करता है। CaCO3 जो है वो हमारे पास क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो देखो हमने क्या करा, Na2CO3 डाल दिया बेटा, प्लीज आप देख लो इधर यार, Na2CO3 डाल के ये CaCO3 में चेंज हो गया और साथ में NaCl बन गया। तो क्लोराइड जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस थी वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो परमानेंट हार्डनेस भी साथ में क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सेम रिएक्शन बेटा इसकी किसके साथ होती है, MgCl2 के साथ हो रही है। क्या डाल रहे हैं हम लोग, Na2CO3 डाल रहे हैं, ये क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पे MgCO3 प्लस क्या, NaCl। MgCO3 और NaCl, MgCO3 प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। एक सेकंड बेटा, अब ये पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड तो बन गया बेटा, सोडियम क्लोराइड की वजह से, सुन लो इस चीज को, सोडियम क्लोराइड की वजह से हार्डनेस नहीं है, हार्डनेस सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स की वजह से है। और बताना जरा कौन सा रहता है इसके अंदर, जैसे देखो CaSO4 है, इसके अंदर क्या डाला मैंने, Na2CO3 डाल रहा हूं, तो क्या बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है CaCO3 प्लस Na2SO4, ये प्रेसिपिटेट कर जाता। तो देखो कैल्शियम का सल्फेट भी क्या हो गया, इस तरीके से रिमूव हो गया। अगला देखो हमारे पास क्या है, MgSO4 है, इसके अंदर क्या डाला, Na2CO3 डाला, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो MgCO3 बनेगा प्लस Na2SO4 बनेगा, ये भी प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सारे क्लोराइड्स और क्या सल्फेट्स जो है वो रिमूव हो गए। क्लियर हो गया ये वाला? चलो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है इसको समझना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। कैल्गन्स मेथड, कैल्गन्स मेथड, इसमें ना हम लोग एक कॉम्प्लेक्स, मैं ना आराम आराम से लिख रहा हूं, इसको देख लेना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज करते हैं। इस सॉल्ट का नाम है मेटा फॉस्फोरिक एसिड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड है कौन सा, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम है, ये बेटा ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सा है ये सारे नाम वगैरह आपके लिए। सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, क्या नाम है इसका, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट। फॉर्मूला क्या है इसका, Na6P6O18, ये इसका मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फॉर्मूला है, इंपिरिकल तो नहीं है, मतलब Na6P6O18, मतलब 6 इसमें Na है, 6 इसमें P है और 18 इसमें टोटल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। इसको मैं ना सिंपल भाषा में लिखता हूं, अभी देखना जरा ध्यान से,
ये बनेगा NaPO3, NaPO3 लिखा इसको, इसका क्या कर दो, थ्राइस कर दो, रट्टा मारने के लिए। NaPO3 लर्न करना बहुत सिंपल है, ये तो Na6P6O18 भूल जाता है। NaPO3 का थ्राइस, 6, NaPO3 का 6, ठीक है, NaPO3 का 6, इसका नाम होता है बेटा हमारे पास, इसको बोलते हैं नहीं कैल्गन, इसलिए इसको कैल्गन्स मेथड बोला हम लोगों ने। तो ये हमारे पास एक्चुअल में जो है वो क्या है, कैल्गन है। इसको कमर्शियली कैल्गन बोलते हैं, मतलब ये जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है केमिस्ट्री का या कोई केमिकल अवेलेबल है, तो इसका नाम जो है वो हमारे पास क्या है, कैल्गन। अब इस कैल्गन का जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है वो किस तरीके का होता है, वो देख लो। सोडियम ट्वाइस, उसके बाद Na4PO3 6, ये है हमारे पास क्या, कैल्गन। टोटल देख लो, Na कितने हैं इसमें, 6 है, P कितने हैं, 6 है, O कितने हैं, 18 है। स्ट्रक्चर मतलब ये किस तरह का कंपाउंड है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक साथ जुड़े हुए हैं, और इनका जो चार्ज है उसकी वजह से Na2 बाहर वाला इनके साथ जुड़ा हुआ। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जो इसका मतलब देखो, हमने इस फॉर्म में किसी कंपाउंड को अगर लिख रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला स्टफ है ये डायरेक्टली अटैच है एक दूसरे के साथ किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। और जो बाहर वाला Na2 है इसके अंदर, वो एक अट्रैक्शन से जो है वो इसके साथ अटैच है। अट्रैक्शन से समझ रहे हो, मतलब कुछ ऐसे डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं हो रखी, अट्रैक्शन से जो है वो इसके साथ अटैच है, ठीक है। अब देखो ये कैसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर रहा है, वो चीज समझ लेना। अब देखो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, मैग्नीशियम सल्फेट का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। उसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम लोग, कैल्गन डाल रहे हैं, Na2 Na4PO3 6, ये डाली इसके अंदर हमने, क्या रिएक्शन होगी ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लेना बेटा। देखो ये रिएक्शन सिंपल वे बता रहा हूं लर्न करने का, ध्यान देख लेना। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना, 1 पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना, 1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना, 2 पॉजिटिव। अगर 4 सोडियम पॉजिटिव लूं तो उसका इक्विवेलेंट चार्ज 2 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के अंदर होगा। बात समझ रहे हो मेरी, मतलब 4 सोडियम को चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 सोडियम को चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मैग्नीशियम रिप्लेस करेंगे, 2, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर उससे डबल चार्ज है। तो यहाँ पे देखो क्या कंपाउंड जो है हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसकी रिएक्शन से हमारे पास क्या होता है फॉर्म, Na2Mg2PO3 6, ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। प्लस साथ में हमारे पास सोडियम का सल्फेट जो है वो निकल जाता है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो देखो इसको ध्यान से जरा फिर दोबारा से, इस प्रोडक्ट पे फोकस करो, कैल्गन पे फोकस करो आप लोग। कैल्गन इनिशियली हम लोगों के पास क्या था, ये था इनिशियली कैल्गन हम लोगों के पास। इसमें जो Na4 अंदर वाला पार्ट है और इसको कंपेयर करो इसके साथ, 4 Na4 की जगह मैंने Mg2 लगा दिया और मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या है हमारे पास, सेम है। मतलब 4 Na पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय Mg2। चाहे यहाँ पे इवन आप कैल्शियम ले लो तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, बस Ca2 हो जाएगा। अगर मैं कैल्शियम का सल्फेट ले रहा हूं तो यहाँ पे Ca2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ जो है हाँ वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो इससे बेटा हमारे पास क्या समझ में आ रही है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम को बांध दिया हमने कैल्गन के अंदर, फिट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम अब जो है वो रिमूव हो गया, जिससे हमारे पास जो वाटर की हार्डनेस है उसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। क्लियर हो गया ये वाला मेथड सारा, ठीक है। अब अगला देखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है।
ये कैल्गन मेथड था। अगला है आयन एक्सचेंज। बेटा मैं ना एक चीज बता दूं, ये टॉपिक पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके नहीं समझोगे ना, मैं शर्त लगा के बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं समझ सकते, आधी चीजें सिर के ऊपर से निकल जाएंगी वहां पे, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से देख लेना, बाद में नहीं होने वाला ये। आगे क्या है इसमें, आयन एक्सचेंज मेथड। अब देखो आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर हम लोगों के पास क्या हो रहा है, इस मेथड का ना दूसरा नाम क्या है, इसको जियोलाइट और परम्यूटेड मेथड या परम्यूटेड प्रोसेस भी बोल देते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड दूसरा नाम क्या है, जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। अब इसके अंदर ये जियोलाइट होता क्या है ये बता रहा हूं। जैसे ऊपर हमने काल्गन यूज किया, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जियोलाइट यूज कर रहे हैं। अब जियोलाइट का फॉर्मूला क्या है देखो जरा, एलिमेंट Na2 कंपाउंड है, Al2 Si2O8.XH2O, इसको हम लोग बोलते हैं जियोलाइट। क्या है ये, Na2Al2Si2O8 जो है ये हमारे पास जियोलाइट है। या देखो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, NaAlSiO4 ट्वाइस, ठीक है? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मतलब ये इस तरह से हो गया। हम लोग ना इसको, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के दो हैं टोटल, डाइमर हो गया मतलब जैसे, तो इसको ना हम लोग कैसे लिख देते हैं, इट इज रिटन एज NaZ। Z इज द जियोलाइट। जियोलाइट क्या है, मतलब ये हमारे पास इस कंपाउंड को, जैसे जियोलाइट जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, NaZ बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म के। बार बार क्योंकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल बार बार हम लोग रिएक्शन में नहीं लिखते, इसकी जगह क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जेड, जियोलाइट से जेड। फिर बता रहा हूँ, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, बार बार रिएक्शन में ना लिखने की जगह हम लोग इसको NaZ लिख देते हैं। जेड इज जियोलाइट, Na इज सोडियम। सोडियम इन सारे के साथ जो है वो अटैच, जो कि एक जियोलाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जेड से, जियोलाइट से जेड उठाया और कंपाउंड का नाम ही हमने NaZ लिख दिया। जेड ये रिप्रेजेंटेशन है इस कंपाउंड की। ऐसे कुछ समझो कि Al से लेके वहां तक जेड नहीं है, मतलब जेड इज फ्रॉम जियोलाइट, ये पूरा जियोलाइट है। सर अटैच तो Al सिलिकॉन या ऑक्सीजन भी सब है बेटा जी। हमने सिंपल भाषा में इसको समझ लो, ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NaZ लिख देते हैं, सिंपल, ठीक है ना? कोई इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, ये कोई समझने वाली चीज नहीं है इसमें, ठीक है? अब देखो ये जब हमारे पास रिएक्शन हुई NaZ की, जिसको हमने जियोलाइट बोल रहे हैं, ठीक है? उस रिएक्शन में क्या होता है, ये NaZ जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, या तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा रिएक्शन में, या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, जिसको काबू करना है। ये क्या बनाता है, यहाँ पे CaZ2 बना देगा, MgZ2 बना देगा, ठीक है? और साथ में क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा। तो एज ए रिएक्शन की फॉर्म में देखो ये एग्जैक्टली ऐसे काम कर रहा है, मतलब दो सोडियम, सिंपल भाषा में समझो तो मैं ये बताता हूँ ये एक्चुअल में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो क्या रहा है। फॉर्मूला क्या है, Na2Al2SiO8। जब मैग्नीशियम के साथ बनेगा बेटा तो ये कंपाउंड बनेगा MgAl2Si2O8.XH2O। मतलब दो सोडियम, क्योंकि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, वो एक मैग्नीशियम से रिप्लेस हो गए, जैसे पीछे हुए। तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये ट्रैप हो गया। कौन ट्रैप हो गया, मैग्नीशियम ट्रैप हो गया, जो हार्डनेस ऑफ द वाटर को क्या कर रहा था, हमारे पास कॉज कर रहा था। बात समझ गए? ये समझ में आया कि मैग्नीशियम एक क्यों था, सोडियम 2 क्यों थे? ऐसे ही सेम तरीके से कौन ट्रैप हो जाएगा, CaZ2 जो है लिख देंगे हम लोग इसको, और क्या लिख देंगे साथ में, MgZ2 जो है हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है? तो आई होप ये भी क्लियर है। और एक और बड़ी खासियत है इसकी, इस रिएक्शन की, इन्होंने लिखी होगी शायद वहां पे, जियोलाइट अगर मान लो सारा का सारा हमारे पास, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये वाला। अब इसमें होता क्या है बेटा,
हमने सारा वाटर जो है वो सेटल डाउन कर दिया, नहीं आ रहा उसमें से समझना, सेटल डाउन कर गया सारा का सारा, कैल्शियम मैग्नीशियम खत्म हो गया पानी के अंदर से, जितना हमने जियोलाइट डाला था सारा खप गया, सारा यूटिलाइज हो गया। क्वेश्चन आता है क्या वो जियोलाइट जो यूटिलाइज हो चुका है वो खराब गया, अब हमें नया वाटर अगर हार्ड को रिमूव करना होगा तो क्या हम नया जियोलाइट लेंगे कि इसी को दोबारा रीयूज कर सकते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज में एक रीयूज वाली जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्या ये दोबारा रीयूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये दोबारा आराम से रीयूज हो सकता है, ध्यान से देख लेना। अगर हम लोग ये रिएक्शन करवाएं Ca की MgZ2 की किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, जियोलाइट एक सॉलिड स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ करवा रहे हैं, NaCl के साथ करवाएं तो ये रिप्लेनिश कर सकते हैं हम लोग दोबारा इसको NaZ में, और किसमें MgCl2 अलग हो जाएगा और CaCl2 जो है वो अलग हो जाएगा। लेकिन ये पानी के अंदर नहीं करते ये वाली रिएक्शन, पानी के अंदर करेंगे तो दोबारा ये चले जाएंगे, क्योंकि एक अब ना मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो जियोलाइट है ना ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ना किस तरह का होता है, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा, हनी कॉम लाइक, मतलब उस तरह का स्ट्रक्चर है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है ये जो कंपाउंड इसमें हम लोग डाल रहे हैं साफ करने के लिए। हाँ वो तो वाटर का आइस का स्ट्रक्चर था ना, तो वो आइस का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह का सॉलिड स्ट्रक्चर रखता है सिलिका और ये जियोलाइट्स वगैरह, जो इनको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। और उसमें क्या है, जो जहां जहां पे सोडियम है वहां वहां पे क्या लग जाता है, कैल्शियम लग जाता है, और रिएक्शन जो है वो हो जाती है हमारे पास, उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको फिर सोडियम क्लोराइड मतलब नमक डाल के पानी में उसको फिर दोबारा से रिप्लेनिश कर देते हैं, मतलब दोबारा रीयूज हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत जो है उसके अंदर नहीं रहती है। तो इस तरीके से हम लोग वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। दोनों मेथड समझ में आ गए, ठीक है। अगला करें, एक लास्ट मेथड है, कर लेते हैं इसको, है 20 मिनट लगेंगे टोटल। लास्ट मेथड है बेटा हम लोगों के पास जिसको बोलते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड, ठीक है बेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा समझना भी मतलब टफ रहता है। मैं ना यहाँ पे चीजें नोट कर रहा हूँ, ये अभी गूगल डॉक्स वाले नोट के अंदर नहीं है जो भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वन नोट में मैंने कहाँ पे कर रखा है, हाइड्रोजन वाटर वाले फोल्डर के अंदर चल रहा है, हाइड्रोजन में वाटर वाला फोल्डर, नहीं तो वीडियो में से पॉज करके नोट कर लेना दोबारा से। वैसे मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन में वाटर वाला फोल्डर है उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ये सारा। हाँ बोलो यार, ये पता नहीं क्या रहेगा रिकॉर्डिंग का सिस्टम, तेरे को नहीं पता, हमारी ऐसे पहले भी हुआ है लेकिन रिकॉर्डिंग स्लो होती है क्या? ऐसा नहीं होगा, पर सही होगा रिकॉर्डिंग तो। क्या चीज बेटा? अरे इस टाइम पे पता नहीं, कई बार हो जाता है, स्लो चलता है, या तो एलईडी की दिक्कत है, देखिए हैंग पड़ा है इस टाइम पे। अरे नहीं, वो डिस्प्ले कई बार लेट हो रहा है, कोई बात नहीं यार, इतना मैनेज कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। चलो इसको कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट। सिंथेटिक रेजिन मेथड में ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ साथ, तुम लोग इसको देख लेना, यहाँ से नोट्स हो जाएंगे आपके। ये जो मेथड है ये लैब पर्पस, मतलब लैब्स के अंदर अगर मेरे को प्योर वाटर जो है वो ऑब्टेन करना है, मतलब लैब्स के अंदर अगर मेरे को प्योर वाटर ऑब्टेन करना है तो मैं ये वाला मेथड जो है वो यूज करता हूँ। ये क्या करता है, हार्ड वाटर को एक सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या कर देता है, उसको सॉफ्ट जो है वो बना देता है बाय यूजिंग। ये क्या यूज करता है, इसके अंदर होता है एक कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर ना वर्ड सुनने में बड़ा अजीब लगता है, ऊपर भी कैटायन ही एक्सचेंज हो रहा था, सोडियम पॉजिटिव जो था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो वो उसमें भी कैटायन ही एक्सचेंज रहा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, एक सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर यूज करते हैं। सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर क्या है, मैं अभी समझा रहा हूँ ये सारा। इसमें क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर यूज करते हैं, और इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज मोर देन, इसको पेशेंस रखनी पड़ेगी समझने के लिए, मोर देन जियोलाइट। ये ना स्टेप बाय स्टेप है, आप अभी समझते रहो, अभी क्या क्या हो रहा है, अभी आएगा सारी रिएक्शन वगैरह
सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर्स इसमें यूज होते हैं और इसकी एफिशिएंसी जियोलाइट मेथड से जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या कैटायंस जो है, कैटायन एक्सचेंजर्स जो है वो हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें मैं लिख रहा हूं कैटायन जो एक्सचेंजर हम लोग यूज कर रहे हैं, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन, रेजिन मतलब जो कंपाउंड हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट कंटेन्स लार्ज क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर ये वाली लिंकेज प्रेजेंट होती है, SO3H वाली जो लिंकेज है वो प्रेजेंट होती है। एंड दूसरा क्या, वाटर के अंदर क्या होते हैं, इन सॉल्युबल होते हैं। ये इसका पहला मेन पॉइंट है। मतलब जो कैटायन एक्सचेंजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो होते क्या है, मतलब जैसे पीछे हमने जियोलाइट करा था यूज, यहाँ पे ये जो कैटायन एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं ये सल्फोनिक सॉल्ट्स बोल देते हैं इसको। सल्फोनिक सॉल्ट्स है क्या, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सल्फोनिक सॉल्ट्स जो है वो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। अब आपको पता है ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी चीज है ना उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एल्काइल ग्रुप जैसे होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ये एक्सचेंजर हो गया, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, RSO3H जो है ये इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो ये क्या है हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर, क्या फॉर्मूला इसका, RSO3H। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग क्या करने के लिए, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है बेटा, पहले इसको हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम क्लोराइड से। जब हम इसको सोडियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं बेटा तो हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म होता है RNA। बस इतना ही जानो, बाकी क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा उससे मतलब नहीं है। हमारी जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो RNA पे है। बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन रहे होंगे उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। क्या बन रहा है, RNA। मतलब सल्फोनिक सॉल्ट्स को जब हमने सोडियम क्लोराइड में डाला तो मेरे पास किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, RNA का फॉर्मेशन हुआ। अब ये RNA जो है ना, ये वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, R2Ca और R2Mg। ये समझ में आया, R2Ca और R2Mg कैसे बन रहा है, क्योंकि RNA में R की वैलेंसी -1 है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, तो कितने चाहिए होंगे बैलेंस करने के लिए, R2। तो यहाँ पे देखो सोडियम हटा और उसकी जगह कौन लग गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो उसकी जगह आके हमारे पास यहाँ पे लग गए। तो यहाँ देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर से रिमूव हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज जो है वो समझ आ गई। अब ये देखो बेटा, ये R को हम लोग बोलते हैं रेजिन एनायन। रेजिन एनायन से मतलब क्या है, आपने इसको ऐसे समझो, कोई भी एल्काइल ग्रुप था, Na के साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसका मतलब सामने वाला जो उसके साथ अटैच है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे यार सिंपल भाषा में देखो ना, RNA सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ना। तो नेगेटिव चार्ज वालों को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो इसीलिए RNA का नाम हम लोगों ने R को क्या बोल दिया, रेजिन एनायन बोल दिया। जो इसके अंदर हम लोगों ने रिएक्शन के अंदर यूज करा उसको क्या बोल दिया, रेजिन एनायन जो है वो बोल दिया। नहीं समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है, अब ये जो हमने रेजिन एनायन यूज किया, क्या इसको दोबारा से रीजनरेट हो सकता है कि बार बार हमें नया यूज करना पड़ेगा? तो उसका आंसर है यस। कैसे, R2Ca जो है उसके अंदर मैं वही सेम ट्रीटमेंट है, NaCl डाल दूं तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, RNA फिर बन जाएगा और CaCl2 जो है वो हमारे पास फिर बन जाएगा। और ये हमारे पास ना ये बेसिकली रहता है ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन समझते हो ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर हम लोग इसको डाल दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, RNA फिर बन गया। अब RNA मेरा बन गया, उसको मैं फिर इस्तेमाल कर लूंगा। तो बार बार एक बार खरीद लो, बार बार जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और वाटर की हार्डनेस को जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये कैसे काम करता है, कौन सा मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड
कैसे काम करता है। अब देखो ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क समझते हो, ढांचा किसका? कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स का। बहुत बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो ले रखे हैं, जिसके अंदर हमने क्या अटैच कर रखा है, जिसको अटैच कर रखा है हमने एसिडिक ग्रुप से भी कर सकते हैं और बेसिक ग्रुप से भी कर सकते हैं अटैच। ये मैं एक्चुअल में क्या बता रहा हूँ, ये जो सिंथेटिक रेजिन कैसे बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा ढांचा ले लिया हमने, किसका? हाइड्रोकार्बन का। उस ढांचे के अंदर या तो एसिडिक ग्रुप अटैच होगा, जैसे कि SO3H वाला हो गया या COOH वाला हो गया, या उसमें बेसिक ग्रुप भी हो सकता है, OH नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, इस तरह का बेसिक ग्रुप भी हो सकता है। मतलब अब ये है कि सिंथेटिक रेजिन काम कैसे कर रहा है। तो पहले सिंथेटिक रेजिन का स्ट्रक्चर समझो। बहुत कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है का ढांचा है, जिसके ऊपर दो तरह के ग्रुप्स लगे हो सकते हैं। या तो एसिडिक ग्रुप लगा होगा, एसिडिक ग्रुप्स में कौन कौन लगे हो सकते हैं? SO3H लगा हो सकता है, COOH लगा हो सकता है, और बेसिक ग्रुप में कौन कौन लगे हो सकते हैं? OH नेगेटिव लगा हो सकता है, या NH2 नेगेटिव जो है वो हमारे पास लगा हो सकता है। ठीक है। The synthetic resins with acidic group are capable of exchanging। मुझे बताओ ये वाले ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये क्या करेगा बेटा? इसकी क्या प्रॉपर्टी है एसिडिक ग्रुप वाले की? H पॉजिटिव को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। मतलब क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज से क्या करेगा? ये जो एसिडिक रेजिन वाला ग्रुप है इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग H पॉजिटिव आयंस फॉर द कैटायंस। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास H पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन। एक मिनट, इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंजर। ये बात ध्यान से सुनना। एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप क्या रिलीज कर रहा है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या है? कैटायन है, एनायन है? कैटायन बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया? कैटायन हो गया। अब ये H पॉजिटिव को एक्सचेंज कर सकता है, तो मतलब कैटायन को क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरा, अब इधर आ जाओ बेसिक ग्रुप में। ये क्या कैपेबिलिटी रखता है? OH नेगेटिव की या नेगेटिव चार्ज को देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर ये इवन ये भी डोनेट करेगा ना, दोनों डोनेट करेगा ना, तो भी ये बेसिक कैरेक्टर ही रहेगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज को करना। अब ये क्या हो गया मेरे को बताओ जरा? एनायन एक्सचेंजर हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? दो तरह के हो गए, एक हो गया कैटायन एक्सचेंजर और दूसरा हम लोगों के पास क्या हो गया? एनायन एक्सचेंजर हो गया। ये इसका ढांचा है, किसका? रेजिन का। 5 मिनट और लगेंगे, बस इसको ध्यान से देखते रहना। अब ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टेप 1 की। इसके अंदर एनसीईआरटी में ये मैं अगर फ्रैंकली बताऊं ना कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, ये टॉपिक मैंने कितने टाइम में प्रिपेयर किया था? मेरे को 2 दिन लगे। इसमें से तुम लोग पढ़ लो, इतनी सारी किताबों में से मैंने पढ़ा, मेरे को नहीं समझ में आया। फिर पता नहीं कहीं से 2-4 और बुक्स ले लेके मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ, तुम्हें वहां से पढ़ के नहीं समझ में आया। ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से वीडियो देख के नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो अभी तक देखो पहले क्या किया हमने? उसको प्रिपेयर करके रिएक्शन बता दी कि उसने कैल्शियम को बचा के R2CA जो है वो निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? 2 टाइप के सिंथेटिक रेजिन्स होते हैं, एक एसिडिक वाला होता है, एक बेसिक वाला होता है। एसिडिक वाला H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, जिसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कैटायन एक्सचेंजर बोल देते हैं। बेसिक वाला OH नेगेटिव या कोई भी नेगेटिव चार्ज को रिलीज कर रहा है, जैसे NH2 नेगेटिव हो गया, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एनायन एक्सचेंजर जो है वो बोल देते हैं। अब इसका स्टेप 1 क्या है? हम लोग इसमें क्या करते हैं? जो भी हार्ड वाटर होता है ना, क्योंकि देखो इसको हमें साफ करना है, वो कैटायन एक्सचेंजर के हेड से पास करते हैं। मतलब हार्ड वाटर को सबसे पहले किससे पास किया? कैटायन एक्सचेंजर वाले बेड से पास किया। अब देखना जरा क्या होगा। जो भी बेटा कैटायन एक्सचेंजर है उसके पास H पॉजिटिव है देने को। अभी मैंने बात करी कि H पॉजिटिव होता है कैटायन एक्सचेंजर के अंदर। तो जो वाटर के अंदर कैल्शियम पॉजिटिव था ना, उसने क्या बना दिया? R2CA बना दिया और साथ में H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो गया। अभी आएगी RHCA2 पॉजिटिव क्या बना दिया? R2CA बना दिया और H पॉजिटिव क्या कर दिया उसने? वहां पे रिलीज कर दिया। सेम रिएक्शन होगी, RH पॉजिटिव प्लस
Mg2 पॉजिटिव के साथ ये क्या बनाएगा, R2Mg बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव जो है यहाँ पे हमारे पास फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे देख लो इसमें क्या हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो क्या हो गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए। ये जैसे हम लोग 9th में वाटर का प्यूरिफिकेशन नहीं पढ़ते थे, पहले ये किया फिर वो किया फिर वो किया फिर उसमें से, तो ये यहीं से हो रहा है। पहले क्या किया, कैटायन एक्सचेंजर बेड से पास किया, कैटायन एक्सचेंजर बेड ने H पॉजिटिव रिलीज किया और जो मॉलिक्यूल था रेजिन वाला उसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। पहला स्टेप इस रिएक्शन का समझ में आ गया। अब आगे क्या हो रहा है, अभी रुको, अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हो गया कैल्शियम ट्रैप कर लिया हमने, ठीक है ना, 2 मिनट पेशेंस रखो। वाटर विच कम्स आउट ऑफ द बॉटम, अब देखो जो वाटर हमारे पास आ रहा है बाहर निकल के इसके अंदर से, दैट इज फ्री फ्रॉम कैटायन एंड इज रिचर इन H पॉजिटिव आयन। अब इसको ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, R2Mg बन गया, ये एक काइंड ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड है। ध्यान से मेरी बात सुनना, R2Mg को बहुत ज्यादा आयनिक कंपाउंड नहीं है, उसने बांध दिया उसको, एक दूसरे के साथ अटैच है। इसका मतलब कैल्शियम के फ्री आयंस अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे वाटर के अंदर, ना ही मैग्नीशियम के फ्री आयंस अवेलेबल है। तो इसका मतलब जो मेरा कैटायन था जिसको मेरे को हटाना था, अब वो नहीं अवेलेबल है। अब सिर्फ कौन सा कैटायन अवेलेबल है इसके अंदर, H पॉजिटिव कैटायन अवेलेबल। पानी में साफ कर रहा हूं, कैल्शियम मैग्नीशियम को मैंने ठिकाने लगा दिया। अब कैल्शियम मैग्नीशियम ठिकाने लगाने के चक्कर में मेरे पास H पॉजिटिव रिलीज हुआ। अब जो मेरे पास पानी बाहर निकल के आया, जो पहला प्रोसेस था, उसके अंदर कौन से वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट है, H पॉजिटिव वाला प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट है। ये थी किसकी कहानी, ये थी हमारे पास स्टेप 1 कैटायन एक्सचेंजर की कहानी। अब आगे देखो, उसके बाद बेटा इस सारे पानी को पास किया जाता है एनायन एक्सचेंजर से। दोनों काम चल रहे हैं इसमें पैरेलल। अब एनायन एक्सचेंजर क्या कर रहा है बेटा, देखो हम लोग ना इसमें हर चीज ठिकाने लगा रहे हैं। OH है, अब देखो उसके अंदर Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट होता है, Cl नेगेटिव भी जो है हम लोगों के पास प्रेजेंट है। कैसे, क्योंकि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स दोनों होते हैं। जो भी हार्ड वाटर होता है उसके अंदर क्लोराइड्स और सल्फेट्स दोनों होते हैं। पिछले लेवल तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम को ठिकाने लगा रहे थे। इसमें हमने आयंस को तक नहीं छोड़ा, आयंस को भी ठिकाने लगाया। आयंस को कैसे ठिकाने लगा रहे हैं, देखो Cl नेगेटिव और ROH, ये एनायन एक्सचेंजर है मेरे पास। ये यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, RCl फॉर्म कर रहा है, प्लस साथ में क्या फॉर्म कर रहा है, OH नेगेटिव। बात समझ रहे हो। ऐसी देखो, मान लो सल्फेट नेगेटिव है, ये किसके साथ एक्ट कर रहा है, OH R के साथ, और ये क्या फॉर्म कर रहा है हमारे पास SO4 R, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है 2OH नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये जो भी क्लोरीन और ये जो हमारे पास सल्फेट वेले घूम रहे थे, इसको भी मैंने किसके साथ अटैच करवा दिया, R के साथ अटैच करवा दिया। अब सोचने वाली बात है, पहले मैंने कैल्शियम मैग्नीशियम ठिकाने लगा दिए और ऊपर मेरे पास पानी में बचा क्या, H पॉजिटिव। अब मैंने क्या करा, जो बाकी क्लोराइड और सल्फेट थे वो ठिकाने लगा दिए, पानी में बचा क्या, OH नेगेटिव। अब एक सिंपल भाषा में समझो, स्टेप 3 में क्या होगा, ये दोनों को हम लोग फिर क्या कर देंगे, मतलब वो कर दें तो एक जगह से H पॉजिटिव, एक जगह से OH नेगेटिव, फिर मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। सुनने पे सुहागा यार, जो वहां का आउटकम थी वो इधर OH नेगेटिव से कंबाइन करके और प्योर वाटर ही दे रही है हमें। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई, 1 मिनट और लगेगा हम लोगों को। एक चीज और है इसमें, यहाँ पे देख लो, ये तो ROH की मैंने रिएक्शन दी ना, आगे देख लेना RNH2 नेगेटिव, ये भी होता है ना उसमें। ये क्या करता है बेटा, हाँ ये बता रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा है, ये किस तरीके से जो आयंस को अपनी तरफ अटैच कर रहा है, ये वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करके ये बनाता है RNH3OH। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करता है, किसी भी सॉल्ट के साथ, किसी भी X नेगेटिव मतलब कोई भी एनायन के साथ, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये सल्फेट भी हो सकता है, ये बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ कंबाइन करके RNH3X, बेटा मत करो ये वाली हरकतें प्लीज, OH नेगेटिव, और 10 मिनट लगेंगे कम से कम, अभी 1 मिनट का ये वाले टॉपिक पे 1 मिनट है, इसको देख लो। RNH3, बेटा ये मैं बता रहा हूँ, देखो इसको, 2 चीजें हैं एनायन एक्सचेंजर्स में, एक OH होता है, ठीक है, और एक NH2 होता है। यही बात करी थी हमने एनायन एक्सचेंजर की। अब एनायन को एक्सचेंज कर रहे हैं, कौन कौन से एनायंस है, Cl नेगेटिव है, सल्फेट है,
ये ठिकाने लग गए, OH निकला। उसके बाद एक ये भी होता है। अब इसकी ब्यूटी पता क्या है, क्वेश्चन ना सबसे पहले कई बार ये खड़ा होता है दिमाग के अंदर कि जो बेटा हम लोगों के पास ये सिंथेटिक रेजिन मेथड है, क्या ये टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करता है? होएगा नहीं, करता है। मैं लिख चुका हूं आपके सामने यहाँ पे। मेरे को बताओ कौन से स्टेप में टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर रहा है? ये देख रहे हो आप उधर बाइकार्बोनेट, यही फंसता है बंदा, वो लिख दिया मैंने वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये वाली है, ये तीनों को एक्सचेंज कर रहा है हमारे पास, इसलिए इतना ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है जियोलाइट से भी, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट को भी एक्सचेंज कर देगा। इसको कोई एक्स नेगेटिव दे दो, सबको ठिकाने लगा देगा। कौन से वाला ग्रुप? RNH2 ग्रुप। पेपर में देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में एडवांस लेवल क्वेश्चन, नीट लेवल क्वेश्चन कैसे बनता है इस टॉपिक के अंदर से वो पूछेंगे। इन सिंथेटिक रेजिन मेथड विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस, इन विच स्टेप ये हो रहा है, और वो रिएक्शन लिख के बताओ मेरे को कौन सी हो। मतलब वो आपको याद रखना पड़ेगा कि RNH2 नेगेटिव वाला ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास बाइकार्बोनेट को रिमूव कर रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं ये वाली, और कोई नहीं मेथड होता, तो दोनों किसी में नहीं होते। ये ऐसा मेथड है जो दोनों कर रहा है, परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव कर रहा है, टेम्परेरी हार्डनेस भी जो है वो रिमूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट स्टेप मैंने आपको बता ही दिया। ये सब जब काम हो गया तो OH नेगेटिव भी खुला पड़ा है हमारे पास, H पॉजिटिव भी खुला पड़ा है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे हम लोगों के पास, वाटर का फॉर्मेशन जो है वो कर देंगे। अब एक और चीज बस इसके अंदर मेरे को लगता है यही है, वाटर रिमूव हो गया। लास्ट है इस स्टेप के अंदर कि इसको रीजनरेट कैसे करना, मतलब जो हमने ये कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर यूज किए, इसको रीजनरेट कैसे करेंगे। ये था ना हमारे पास R2CA बना था, इसने खराब कर रखा था हमारा वो, और एक क्या बना था हमारे पास, RCl बना था। मैं आपको फिर बता देता हूँ ये दोनों ही क्यों दिखाए हमने यहाँ पे, अभी आ रहा है। रीजनरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर। रीजनरेशन किसका करना है हमने, सिंथेटिक रेजिन जो हमने यूज किया। रेजिन से दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए थे, एक कैटायन वाला जो कि R2CA था, एक एनायन वाला जो कि RCl था। अब रीजनरेट करना है तो हम दोनों के रीजनरेशन की बात करेंगे, क्योंकि खाली एक को रीजनरेट करके फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा दोनों में लगा हुआ है अगर हम लोग वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसको HCl डाल दो इसके अंदर। ठीक है, इसमें अगर आप HCl डालोगे तो हमारे पास ये क्या फॉर्म होगा, CaCl2 फॉर्म होगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, RH पॉजिटिव बनेगा। और यहाँ पे क्या करोगे, NaOH डाल दोगे तो ये क्या बनेगा, NaCl फॉर्म होगा, और ROH नेगेटिव जो है वो फॉर्म हो गया। अब इस तरीके से मैंने जहां से शुरू किया वो भी दोबारा रीजनरेट कर लिया। ठीक है, मेरे जो कैटायन एक्सचेंजर थे, एनायन एक्सचेंजर से दोनों वापस आ गए, पानी भी साफ हो गया और सब कुछ जो है वो यहाँ पे प्योरीफाई हो गया।